नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए हॉरर पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट योगेंद्र जी की है, जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है। तो चलिए अब यह कहानी योगेंद्र जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई पॉइंट भेजकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम योगेंद्र है। मैं पेशे से ट्रक ड्राइवर हूं और इस वक्त मैं जो कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं वो कोई बनाई हुई या फिल्मी नहीं है, बल्कि ये वही है जो मेरी आंखों के सामने घटी थी और जो कुछ मैं आज तक नहीं भूल पाया। ये बात आज से करीब 4 साल पुरानी है। उस समय मैं सागरपुर शहर में ही ट्रक चलाया करता था। सरकारी काम था। अलग अलग मेडिकल सप्लाई लेकर कई जिलों के अस्पतालों में जाता था। उस दिन भी मौसम थोड़ा गर्म था, लेकिन मन में थोड़ी राहत थी, क्योंकि आज की लोडिंग जरा खास थी। सरकारी अस्पताल के लिए नई मेडिकल बेड्स की सप्लाई लेकर जाना था। गर्मी तेज थी, लेकिन मन में जोश भी था। सरकारी ड्यूटी थी, थोड़ा सम्मान भी मिलता था और सबसे ज्यादा भरोसा था अपने ट्रक और अपने साथी सचिन पर। सचिन मेरा खलासी था, उम्र में मुझसे छोटा, लेकिन काम में तेज और दिल का साफ। कभी थकता नहीं था। हर बार सफर में उसकी बातें, उसका हंसना, उसकी गाने की आदतें वो ट्रक के केबिन को घर बना देता था। सुबह के करीब 10 बज चुके थे जब मैं सागरपुर के उस सरकारी वेयर हाउस पहुंचा जहां से माल लोड होना था। वहां सरकारी अफसर, क्लर्क, कुछ मजदूर सब बेड्स को ट्रक में चढ़ाने की तैयारी में जुटे थे। सचिन वहीं ट्रक के बगल में खड़ा होकर हंसी मजाक कर रहा था। उस्ताद, उसने कहा, कभी आपने सोचा है इन बेड़ों पर कोई आत्मा भी लेटी हो सकती है? मैं हंस पड़ा। तू ज्यादा फिल्में देखता है बे, ये हॉस्पिटल का बेड है, भूतों का नहीं। लेकिन वो बात मजाक में कही गई थी। उस वक्त मेरे दिल में जरा सा भी डर नहीं था। हमें बताया गया था कि ये बेड धनेरा गांव के एक पुराने अस्पताल में लगने वाले हैं, जिसे अब सरकार फिर से चालू कर रही है। बेड लोड होने में करीब 2 घंटे लगे। बीच बीच में सचिन पानी लाकर दे देता, कभी किसी मजदूर को बुलाकर रस्सी बंधवाता। जब तक लोडिंग पूरी होती, मैं वहीं पास के ठेले से गर्म पूरी सब्जी लेकर आया और दोनों ने ट्रक के साए में बैठकर खाना खाया। उस दिन का सूरज थोड़ी तीखी नजरों से देख रहा था, लेकिन हवा में अजीब सी चुप्पी थी, जैसे कुछ इंतजार कर रहा हूं। जब दोपहर के करीब 1 बजा तो हमने कागजात ली और ट्रक स्टार्ट कर दिया। ट्रक की घड़घड़ाहट, सचिन के गुनगुनाने की आवाज और मेरी आंखों में धनेरा तक का लंबा रास्ता। हमने तय किया था कि रात तक धनेरा पहुंच जाएंगे, वहीं बेड खाली करेंगे और फिर वापस लौटेंगे। लेकिन शायद हमें नहीं पता था कि धनेरा सिर्फ एक जगह नहीं, एक जाल था। एक ऐसी जगह जहां से कोई भी आसानी से वापस नहीं आता। सचिन ट्रक की खिड़की से बाहर झांकता रहा। उस्ताद, आज रास्ता कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? कैसा अजीब? मतलब सब कुछ शांत है, न ज्यादा गाड़ियां, न खेतों में लोग, न कहीं कोई ढाबा खुला दिख रहा है। मैंने नजर दौड़ाई। सही कह रहा था। आमतौर पर इस रास्ते पर काफी चहल पहल रहती थी, लेकिन आज कुछ सन्नाटा ज्यादा ही महसूस हो रहा था। शाम के करीब 5 बजे हम एक छोटे बाजार से गुजरे, जहां से हमने पानी और चाय ली। वहीं एक बुजुर्ग मिले जो दुकान चला रहे थे। मैंने पूछा, धनेरा का रास्ता यही जाता है ना? उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में कुछ था। जाता तो है, पर वहां रात में जाना ठीक नहीं बेटा। कोशिश करो, दिन ढलने से पहले पहुंच जाओ। मैं मुस्कुराया। सरकारी बेड ले जा रहे हैं अंकल, जिम्मेदारी है। वो कुछ नहीं बोले, बस सिर हिलाया और दुकान के अंदर चले गए। सचिन ने चाय का घूंट लेते हुए कहा, लगता है कुछ गड़बड़ है। कुछ नहीं, ये बूढ़े लोग तो हर जगह डर की कहानी बना देते हैं। तू ज्यादा सोच मत। शाम 6:30 चुके थे। सूरज ढलने को था और हम अब उन रास्तों पर थे जहां दाईं तरफ घना जंगल और बाईं ओर वीरान खेत थे। ट्रक की हेडलाइट अब काम आने लगी थी। चारों ओर एक सन्नाटा, वो सन्नाटा जो कानों में बजता है। सचिन अब थोड़ा चुप हो गया था। वो अपनी साइड की खिड़की से लगातार बाहर देख रहा था। मैंने रेडियो ऑन किया, लेकिन वहां भी सिर्फ हवा की सरसराहट थी। सचिन बोला, उस्ताद, आपको अजीब नहीं लग रहा कि इतने लंबे रास्ते में एक भी ट्रक या बस नहीं दिखी? मैंने गहरी सांस ली। अब बोल मत ज्यादा, हम पहुंच रहे हैं, बस थोड़ा ही रास्ता बाकी है। रात 8 बजे हम धनेरा के बाहरी हिस्से में पहुंच चुके थे, पर कोई स्वागत नहीं था, कोई बोर्ड नहीं, कोई अस्पताल की इमारत नहीं दिखी। बस सामने से आती धीमी थकी सी हवा और एक सुनसान मोड़।
यहां से अंदर जाना है, मैंने कहा, कागजों पर लिखे पते को देखते हुए। सचिन ने एकदम शांत आवाज में कहा, उस्ताद चलो आज रात यहीं ट्रक रोको, सुबह अस्पताल ढूंढ लेंगे। मैंने उसकी बात सुनी, लेकिन ट्रक रोका नहीं, क्योंकि शायद अब हमारे रुकने का वक्त बीत चुका था और आगे जो कुछ हमारे साथ होना था वो अब शुरू होने वाला था। रात के 8:15 चुके थे। हम धीरे धीरे ट्रक को धनेरा गांव की गलियों में घुमा रहे थे। हेडलाइट की रोशनी आगे आगे रास्ता दिखा रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे वो रोशनी भी डर रही हो। ज्यादा दूर नहीं जा रही थी। गांव की सड़कें कच्ची थीं, दोनों तरफ टूटे फूटे घर, कहीं कहीं पेड़ जिनकी टहनियां अब हवा में नहीं खामोशी में हिल रही थीं। सचिन बगल में बैठा बैठा अब कुछ नहीं बोल रहा था। मैंने रेडियो फिर ऑन किया, लेकिन अब उसमें भी आवाज नहीं थी, सिर्फ खाली सन्नाटा। कहाँ है अस्पताल? सचिन ने धीमे स्वर में पूछा। मैंने सिर झुकाकर कहा, पता यही गांव लिखा है, अब किसी से पूछना पड़ेगा। हम ट्रक को धीरे धीरे एक तिराहे की तरफ मोड़ते हैं, जब हमें सामने एक टूटी दीवार के पास एक छोटा सा बिजली का खंभा दिखाई देता है, जिस पर एक ट्यूब लाइट मध्यम सी टिमटिमा रही थी। लेकिन गांव शांत था। ना कोई बच्चा खेलता दिखा, ना कोई गाय भैंस की आवाज, न रेडियो, न हुक्का, न बातों की खुसर फुसर। बस जैसे पूरा गांव सांसें रोके बैठा हो। हम ट्रक से नीचे उतरते हैं। मैं कंधे से मोबाइल निकाल कर देखता हूं, नेटवर्क गायब। सचिन ने दूर तक नजर दौड़ाई, फिर बोला, उस्ताद ये जगह ना थोड़ी अजीब सी लग रही है। मैंने उसकी बात अनसुनी की। चल किसी को ढूंढते हैं, कोई तो मिलेगा जो बताएगा ये अस्पताल कहाँ है। हम ट्रक की हेडलाइट ऑन छोड़कर पैदल ही एक गली में मुड़ते हैं। गली में सूखे पत्ते बिखरे थे, हर कदम पर उनकी चरमराहट सुनाई देती। कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई दूर से देख रहा हो, लेकिन कोई नजर नहीं आता। तभी एक मोड़ से गुजरते हुए हमें सामने से आती एक अधेड़ औरत दिखाई देती है। उसके सिर पर लकड़ियों का गट्ठर था और हाथ में एक धारदार लंबी चमकती हुई दांतली। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े पुराने और थोड़े गंदे से लग रहे थे। हम दोनों एक पल को रुक गए। मैंने हल्की आवाज में कहा, माँ जी अस्पताल कहाँ है? वो चुप रही, हमारी तरफ नहीं देखा, बस हल्के से हाथ से उस दांतली से इशारा किया, उसी रास्ते की तरफ जहां से वो आ रही थी। सचिन ने मेरी तरफ देखा, कुछ बोल क्यों नहीं रही? शायद थकी होगी। मैं बुदबुदाया, लेकिन उसकी खामोशी कुछ कह रही थी। वो कुछ पल हमें देखती रही, फिर बिना कुछ बोले आगे बढ़ गई। हमने पीछे मुड़कर देखा, औरत दूर अंधेरे में ओझल हो चुकी थी। अब हमने फैसला किया कि ट्रक उसी दिशा में लेकर चलते हैं जिस तरफ उसने इशारा किया था। ट्रक में बैठकर हम उस कच्ची सड़क पर धीरे धीरे चलने लगे। रास्ता अब और भी सुनसान था, दूर दूर तक कोई मकान नहीं, बस झाड़ियों और पेड़ों का झुंड। उस्ताद, सचिन बोला, उस औरत की चाल देखी? लग नहीं रहा था कि लकड़ी का बोझ लिए चल रही है। उसकी चाल सीधी नहीं थी, कुछ टेढ़ी सी थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मन में कुछ खटक रहा था। करीब 15 मिनट बाद हमें दूर से एक बड़ी 2 मंजिला बिल्डिंग दिखाई दी। चारों ओर अंधेरा था, कोई भी लाइट नहीं जल रही थी। शायद यही है, मैंने कहा। सचिन ने गर्दन झुकाकर कहा, ये अस्पताल तो नहीं लग रहा। मैंने ट्रक को उसी बिल्डिंग के बाहर रोका। लोहे का एक पुराना गेट, जिस पर जगह जगह जंग लगी थी। गेट आधा खुला था और उस पर बेलें छड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से किसी ने खोला ही नहीं। हम दोनों ट्रक से नीचे उतरे। ट्रक के इंजन की आवाज अब बंद हो चुकी थी और अब हर आवाज साफ सुनाई दे रही थी। हवा की सनसनाहट, पत्तों का हिलना और दिल की धड़कन। हम गेट के पास पहुंचे। मैंने मोबाइल निकाला, टाइम देखा, 11:04 रात के। सचिन धीरे से बोला, उस्ताद ये टाइम कुछ तो अजीब है। मैंने पूछा, क्या मतलब? मतलब हमारी जिंदगी और मौत के बीच का यही 20 मिनट का फासला है। उसकी आवाज एकदम गंभीर हो चुकी थी। हम अब उस गेट से भीतर चले जाते हैं। बिल्डिंग तक पहुंचने के लिए एक खुला मैदान था, जिसमें सूखे पत्ते, टूटी ईंटें और बिखरी लकड़ियां थीं। मैं आगे आगे चल रहा था। सचिन मेरे बगल में था, लेकिन अब उसकी चाल की आवाज सुनाई देना बंद हो गई थी। मैं रुक गया, मोबाइल की टॉर्च ऑन की और बगल में देखा। सचिन गायब था। मैंने चारों तरफ देखा, आवाज लगाई, सचिन, ओए सचिन। कोई जवाब नहीं। फिर अचानक एक चीख, तेज, दर्द भरी और भयानक। वो चीख अस्पताल के अंदर से आ रही थी। मैं वहीं थम गया।
दिल की धड़कन अब कानों में सुनाई दे रही थी। चीख सचिन की नहीं थी, वो किसी छोटे बच्चे की थी। मैंने खुद को दिलासा दिया, डरना नहीं है। दादाजी कहते थे डरते ही ओहरा कमजोर होता है। मैंने मोबाइल टाइट पकड़ा और आगे बढ़ गया उस बिल्डिंग की ओर। सीढ़ियां टूटी फूटी थी, लेकिन मैं चढ़ गया ऊपर वाले माले की तरफ, जहां अभी कुछ ही देर में मैं किसी ऐसी चीज का सामना करने वाला था जिसे कोई शब्द पूरी तरह बयान नहीं कर सकता। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते वक्त हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे वो जमीन पर नहीं, किसी दूसरी दुनिया की तरफ उठ रहा है। हवा बंद थी, लेकिन फिर भी ऐसा लगता जैसे कोई मेरे कान के पास कुछ फुसफुसा रहा हो। हर 2 कदम पर पीछे मुड़कर देखने का मन करता, लेकिन डर था कि कहीं पीछे कुछ हो गया तो उसका सामना करने की हिम्मत शायद न हो। मैंने मोबाइल की टॉर्च कसकर पकड़ी, वही मेरी एकमात्र उम्मीद थी। सचिन अब तक नहीं मिला था। उसकी चीख नहीं आई, आवाज नहीं आई, ना ही पत्तों की चरमराहट, बस एकदम सन्नाटा। मैं ऊपर की मंजिल पर पहुंचा। सामने एक लंबा गलियारा था, दीवारों की पपड़ी उखड़ी हुई, फर्श पर धूल जमी थी, कुछ जगहों पर पुरानी टूटे बेड पड़े थे। और तब मेरे मोबाइल की टॉर्च में कुछ हल्का सा हिला। मैंने आंखें तरेर कर देखा। दूसरी तरफ के खंभे के पीछे कोई छुपा था, शायद कोई बच्चा। एक झलक मिली जैसे लंबे बाल हों और वो सिर निकालकर मुझे देख रहा हो। कौन है? मैंने पूछा। आवाज थोड़ी कांपी थी। कोई जवाब नहीं। यहां क्या कर रहे हो? बाहर आओ। मैंने मोबाइल की लाइट उसी तरफ घुमाई, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। मैंने कुछ कदम आगे बढ़ाए। अब मोबाइल की रोशनी थोड़ी और दूर तक जा रही थी। मेरी सांसें अब थोड़ी तेज चल रही थी। तभी एक दरवाजे के भीतर से किसी के हंसने की आवाज आई, लेकिन वो हंसी बिल्कुल इंसानों जैसी नहीं थी, जैसे कोई बच्चा अपने मुंह पर हाथ रखकर हंस रहा हो। दम घुटी हुई कटी कटी सी हंसी। सचिन, मैंने फिर आवाज लगाई। इस बार हंसी थोड़ी जोर से गूंजी। अब मैं डर को झटकते हुए उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां से वो आवाज आई थी। दरवाजा आधा खुला हुआ था। मैंने धक्का दिया। कमरे में घुप अंधेरा था, लेकिन जैसे ही मेरी टॉर्च की रोशनी कोने में गई, मैं वहीं का वहीं जम गया। वहां एक छोटा बच्चा या कहें छोटी सी लड़की खड़ी थी। लंबे बाल, फटे पुराने कपड़े और हाथ में एक बड़ा नुकीला कांच का टुकड़ा। उसका चेहरा मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। चेहरे पर जगह जगह से कट के निशान थे, जैसे किसी ने कांच से उसका चेहरा चीर दिया हो, लेकिन खून टपक नहीं रहा था, बस बहता दिख रहा था, जैसे रुका हुआ वक्त हो उसके लिए। वो लड़की एकदम शांत खड़ी थी। मेरे मोबाइल की रोशनी उस पर पड़ रही थी। उसने अपनी गर्दन थोड़ा तिरछा किया और मुस्कुराई, पर वो मुस्कान नहीं थी, वो मौत की मुस्कुराहट थी। उसके दांत पीले, गंदे और उसके मुंह से एक सड़ी हुई बदबू निकल रही थी। मैं एक कदम पीछे हटा, तभी उसने चलना शुरू किया, लेकिन चाल नहीं थी वो तो कांच को जमीन पर घसीटते हुए मेरे पास आती जा रही थी, और हर कदम पर उसका वो कांच फर्श पर नोचता जा रहा था। एक ऐसी आवाज जो आज भी मेरे कानों में गूंजती है। मैंने उससे कहा, तू कौन है? क्या चाहिए तुझे? उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी गर्दन को धीरे धीरे पूरा 360 डिग्री घुमा लिया। मैंने जैसे ही ये देखा, मेरे पैर कांपने लगे। अब मैं जान चुका था ये इंसान नहीं है। मैंने पीछे मुड़कर भागना चाहा, लेकिन तभी बिल्डिंग के नीचे से सचिन की आवाज आई, उस्ताद जल्दी नीचे आओ, वो डायन है, जल्दी। मैंने मोबाइल की रोशनी नीचे की तरफ घुमाई। सचिन वहां खड़ा था। उसके सिर से खून बह रहा था, हाथ में पट्टी बंधी थी, लेकिन वो जिंदा था। कूद जाओ उस्ताद, ऊपर मत रुकना, उसने चिल्लाकर कहा। मैंने एक नजर उस लड़की की तरफ डाली। वो अब मेरे से सिर्फ 8 से 10 कदम दूर थी। उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थीं और उसके मुंह से एक आवाज आ रही थी, गुर्राने जैसी। और फिर मैंने पूरा जोर लगाया और दूसरी मंजिल से नीचे कूद गया। मैं जमीन पर गिरा तो पैर में गहरी चोट आई, लेकिन जान बच गई। सचिन भागा, मुझे उठाया और बोला, उस्ताद आपको ऊपर भेजने के लिए ही उसने मुझे अलग किया था। कौन? मैंने दर्द से कराहते हुए पूछा। वो औरत जिसके सिर पर लकड़ियों का गट्ठर था और हाथ में दांतली। अब कहानी एक नए मोड़ पर आने वाली थी। अब सचिन बताने वाला था कि उसके साथ क्या हुआ था, कैसे वो उस औरत की गिरफ्त में आया और कैसे वो अब भी हमारे पीछे थी। मैं जमीन पर पड़ा कराह रहा था
और सचिन ने मुझे सहारा देकर उठाया। मेरे पैर में गहरी चोट थी, लेकिन उससे ज्यादा मेरी रूह कांप रही थी। जो कुछ ऊपर देखा वो इंसानी नहीं था। सचिन का चेहरा भी डरा हुआ था। उसके सिर पर पट्टी थी, कपड़ों पर खून के धब्बे थे और उसकी आंखों में कोई गहराई, जैसे वो कुछ ऐसा देख चुका हो जिसे इंसान आसानी से नहीं भूल सकता। मैंने धीरे से पूछा, बता क्या हुआ तेरे साथ? तू अचानक कहां चला गया? सचिन ने मेरी तरफ देखा। उस्ताद, जब हम हॉस्पिटल के ग्राउंड में जा रहे थे तभी दीवार के पास मुझे एक औरत खड़ी दिखी। वही औरत, सिर पर लकड़ियों का गट्ठर नहीं था अब, लेकिन हाथ में वही दांतली थी। मैंने पहले सोचा कि वो गांव की कोई औरत होगी। उसने मुझे हाथ से इशारा करके पास बुलाया। मैं बेवकूफ बन गया उस्ताद। मैं कुछ कहे बिना ही उसके पास चला गया। वो मुझे खींच कर एक कोने में ले गई। अंधेरे में मैं उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाया। उसने घूंघट निकाल रखा था, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास गया उसने मेरा मुंह कस के दबा लिया। मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकली। वो सांसें नहीं ले रही थी उस्ताद। उसके शरीर से सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी और वो मुझे आंखों में आंखें डालकर घूर रही थी। मैं तड़प रहा था, लेकिन तभी मुझे दादी का दिया हुआ एक मंत्र याद आया। मेरी दादी शिव भक्त थी। उन्होंने मुझे एक दिन एक मंत्र दिया था। कहा था कि कभी जान का खतरा हो तो मन ही मन बोल लेना। मैंने उसी वक्त वो मंत्र बोलना शुरू किया और उस्ताद, जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया उस औरत का शरीर कांपने लगा। वो जैसे झटके खा रही हो, जैसे कोई करंट लग गया हो। फिर एक अजीब सी चीख मारकर वो औरत एक काले धुएं में बदलकर गायब हो गई। उस्ताद, तब मैं समझा कि यह सब कुछ असली है और जो ऊपर अस्पताल की बिल्डिंग में है वो लड़की भी इंसान नहीं है, बल्कि उसी औरत की बच्ची है जिसकी आत्मा अब इस अस्पताल में भटकती है। मैंने हैरानी से उसकी बात सुनी। मतलब वो औरत और वो लड़की दोनों आत्माएं हैं। सचिन ने सिर हिलाया। हाँ उस्ताद, और लगता है हमें ऊपर भेजने के लिए ही उसने मुझे अलग किया था, ताकि वो तुझे अकेला पाए। मैंने गहरी सांस ली, लेकिन तब भी दिल में एक सवाल था। अगर तू मंत्र बोलकर बच गया तो क्या वो फिर से नहीं आ सकती? सचिन ने मेरी आंखों में देखा। वो फिर से आएगी उस्ताद, और अब शायद और ज्यादा गुस्से में। लेकिन हम ट्रक में बैठ जाएंगे तो शायद हमसे दूर रहेगी। मैं लंगड़ाते हुए उसके सहारे ट्रक की तरफ बढ़ा। हम दोनों अब स्कूल के गेट के पास थे। ट्रक नजदीक था, लेकिन तभी एक तीखी चीख हवा में गूंजी। हम दोनों रुक गए और फिर से वही औरत सामने आ गई। इस बार उसके चेहरे से घूंघट हटा हुआ था। नाक आधी कटी हुई थी, चेहरे पर कीड़े रेंग रहे थे। उसकी आंखें एकदम सफेद और होंठों से खून की लाट टपक रही थी। उसने दांतली उठाई और सचिन की तरफ फेंकी। कांच का टुकड़ा सचिन के पैर में आकर घुस गया। वो वहीं चिल्लाकर गिर पड़ा। मैंने बिना कुछ सोचे उसे खींचकर ट्रक की तरफ दौड़ाया। खून बह रहा था, लेकिन जान बचाना जरूरी था। हम दोनों किसी तरह ट्रक में चढ़े। सचिन दर्द से कराहते हुए बोला, उस्ताद, अब ब्रेक मत लगाना, ट्रक को दौड़ा दो। ट्रक स्टार्ट किया। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, पीछे से एक और चीख और फिर ट्रक के पीछे किसी चीज के गिरने की आवाज। मैंने मिरर में देखा, वो औरत अब ट्रक के पीछे लटक रही थी। ट्रक स्टार्ट हो चुका था। इंजन की आवाज के साथ साथ मेरी धड़कनें भी तेज हो रही थी। मैंने गियर बदला और ट्रक को जैसे तैसे आगे दौड़ाया, लेकिन पीछे से एक अजीब घिसटती हुई आवाज आ रही थी, जैसे कोई नुकीली धातु ट्रक के लोहे को खुरच रही हो। सचिन के चेहरे पर घबराहट थी। वो ट्रक की सीट पर पड़े पड़े ही थर थर कांप रहा था। उसके पैर से अब भी खून बह रहा था। उस्ताद, उसकी आवाज डर से कांप रही थी। वो औरत ट्रक के पीछे लटकी है और अब वो हमारे केबिन तक आने की कोशिश कर रही है। मैंने ट्रक के पीछे लगे मिरर में देखा और जो नजारा था उसने मेरी रीढ़ की हड्डी तक को जमा दिया। वो औरत अपने सड़े हुए चेहरे के साथ दांतली को ट्रक की बॉडी में गाड़े हुए लटकी थी। हर बार जब मैं एक्सेलरेटर बढ़ाता, वो अपने पैर झटकती और आगे खिसकने लगती। उसके चेहरे पर अब कोई भाव नहीं था, बस एक भयानक प्यास, खून की प्यास। सचिन, मैंने कहा, बोल, वो मंत्र फिर से याद है ना तुझे? सचिन ने आंखें खोली। हाँ उस्ताद, लेकिन अब मेरी आवाज साथ नहीं दे रही। तो मन ही मन बोल, जब तक तू जिंदा है आवाज की जरूरत नहीं। ट्रक अब एक संकरी सड़क से गुजर रहा था। दोनों तरफ जंगल और बीच में हमारी जिंदगी का आखिरी रास्ता।
पीछे से वो औरत धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ रही थी। अब उसका चेहरा सामने की ओर था। उसके होंठों पर वही मुस्कान थी जो मैंने ऊपर अस्पताल में उस बच्ची के चेहरे पर देखी थी। वो मुस्कान नहीं थी, वो मौत का इशारा थी। अचानक ट्रक में एक जोर का झटका लगा। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा। वो औरत अब हमारी केबिन की ओर एकदम पास आ चुकी थी। उसकी दांतली की नोक अब केबिन के दरवाजे को खरोंच रही थी। सचिन, अब कुछ करना होगा, नहीं तो ये यही ट्रक में हमें खत्म कर देगी। सचिन ने मुश्किल से करवट ली और ट्रक की खिड़की से बाहर झांका। फिर अपने थरथराते होंठों से मंत्र बुदबुदाने लगा और तभी मैंने ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी। 80, फिर 90, फिर 100। ट्रक की बॉडी हिल रही थी, लेकिन जान बचाने के लिए यह जरूरी था। अब ब्रेक मारो उस्ताद, सचिन ने जोर से कहा। क्या? ब्रेक मारो जोर से, पूरी ताकत से। मैंने बिना सोचे पूरा ब्रेक दबाया। ट्रक की पूरी बॉडी झटके से रुक गई। हम दोनों आगे की तरफ धकेले गए। सचिन ने आगे का शीशा पकड़ लिया और मैं स्टीयरिंग से टकरा गया। लेकिन वो औरत ट्रक से उछलकर जमीन पर जा गिरी। वो जमीन पर गिरी तो उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज गई, जैसे कोई जानवर घायल होकर कराहता है। लेकिन वो वहीं नहीं रुकी। अब उसने अपनी गर्दन ऊपर उठाई और कुछ बड़बड़ाने लगी। तू बच नहीं सकता, आज नहीं तो कल मुझे तेरा खून चाहिए। सचिन ने फिर से खिड़की से बाहर झांका और पूरे जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। मैंने देखा उस औरत का शरीर अब फिर से कांपने लगा था, जैसे बिजली का झटका लग रहा हो। वो वहीं जमीन पर झटपटाने लगी। धीरे धीरे उसके चारों ओर काला धुआं बनने लगा और फिर वो गायब हो गई। केबिन में कुछ पल के लिए खामोशी थी, न ट्रक की आवाज, न हवा की सनसनाहट, बस हम दोनों की तेज सांसें। मैंने सचिन की तरफ देखा। बच गए? उसने सिर झुकाकर कहा। शायद इस बार के लिए। मैंने ट्रक को फिर से स्टार्ट किया और आगे बढ़ाया। अब सिर्फ एक ही मकसद था, किसी तरह हाईवे पर पहुंचना। पर सचिन की हालत बिगड़ रही थी। उसका खून अब फिर से बहने लगा था। उसे अस्पताल ले जाना जरूरी था, लेकिन हमें उस जगह से निकलने से पहले गांव के भयानक अतीत के बारे में जानना था, क्योंकि जो हमने झेला वो तो बस एक शुरुआत थी। जब ट्रक उस सुनसान रास्ते से निकलकर आखिरकार कच्चे हाईवे पर पहुंचा तो ऐसा लगा जैसे किसी गहरे कुएं से बाहर आए हों। पीछे क्या हुआ था उससे अब भी सांसें थमी थी। सचिन के पैर से खून बह रहा था। मेरा पैर चोटिल था, लेकिन सबसे बड़ा जख्म मन के अंदर बन चुका था। करीब 45 मिनट चलने के बाद सड़क के किनारे एक पुराना सा ढाबा दिखा। वहां कुछ ग्रामीण लोग बैठे थे, उम्र दराज, कुछ हल्का सा चाय पीते, कुछ रेडियो से पुरानी आवाजें सुनते हुए। मैंने ट्रक रोका, सचिन को सहारा देकर नीचे उतारा और हम दोनों ढाबे की बेंच पर बैठ गए। हमारे कपड़ों पर धूल, खून और डर तीनों साफ दिख रहे थे। एक बुजुर्ग आदमी ने हमारी तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ बेटा, कहां से आ रहे हो? मैंने लंबी सांस लेकर जवाब दिया, धनेरा गांव से सरकारी हॉस्पिटल में बेड पहुंचाने गए थे। उस बुजुर्ग के चेहरे का रंग जैसे उड़ गया। उसने हाथ कांपते हुए अपने माथे पर रखा और पूछा, कौन से हॉस्पिटल की बात कर रहे हो तुम? मैंने जेब से वो डिलीवरी स्लिप निकाली। सरकारी मुहर, पता, सब उस पर था। बुजुर्ग उसे गौर से देखने लगा और फिर धीरे से बोला, बेटा, उस हॉस्पिटल में आज कोई नहीं जाता, क्योंकि वो अब हॉस्पिटल नहीं रहा। हम दोनों चौंक गए। क्या मतलब? अब ढाबे पर बैठे दो और बुजुर्ग हमारी तरफ देखने लगे। एक बोला, तुम दोनों उधर रात को गए थे? मैंने सिर हिलाया। हाँ, माल खाली करने पहुंचे थे, पर वहां मैं रुक गया। वो तीसरा बूढ़ा हमारे पास आया और बहुत धीरे से बोला, बेटा, वो जगह अब इंसानों की नहीं है, वो भूतों का अस्पताल है। सचिन ने धीमे स्वर में पूछा, क्या हुआ था वहां? अब उन तीनों की आंखों में डर नहीं, बल्कि एक बोझ था, एक ऐसा बोझ जो सालों से उनकी छाती पर पड़ा था। बुजुर्ग ने कहना शुरू किया, करीब 14 से 15 साल पहले वो अस्पताल धनेरा गांव का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल था। लोग वहां दूर दूर से इलाज कराने आते थे। एक दिन अस्पताल में भर्ती एक छोटी बच्ची की मौत हो गई। कहा गया कि बीमारी से मरी, पर सच्चाई कुछ और थी। उस मासूम के साथ अस्पताल के ही एक कंपाउंडर ने, वो बोलते बोलते रुका। दूसरा बुजुर्ग बोला, उसके साथ जबरदस्ती की गई थी। वो बच्ची घंटों तक चीखती रही, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया और वहीं अस्पताल के अंदर उसका दम टूट गया।
जब मां को पता चला तो वो पागल हो गई। वो घर नहीं गई, बस एक दिन अपने खेत से दांतली उठाई और सीधे अस्पताल पहुंची, जहां उस कंपाउंडर को एक ही वार में गर्दन से अलग कर दिया। फिर उसी अस्पताल के पीछे लगे पीपल के पेड़ से खुद को फांसी पर लटका लिया। ढाबे पर एकदम सन्नाटा छा गया था। मैं और सचिन एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। अब हमारी आंखों में भी वही कहानी दौड़ रही थी। वो बच्ची जो फर्श पर मुस्कुरा रही थी, वो औरत जो दांतली लेकर गश्त करती थी। अब समझ आ गया था कि क्यों उस अस्पताल की दीवारों में आज भी रूहें कैद हैं। सरकार ने उस हॉस्पिटल को सील कर दिया बेटा, बुजुर्ग ने कहा, और अब उसी नाम से शहर के पास एक नया सरकारी अस्पताल खुला है। शायद गलती से तुम्हें पुराने पते पर भेज दिया गया, सचिन बोला। गलती या कोई हमें वहां भेजना चाहता था? बुजुर्ग ने हमें हल्दी और तेल की बोतल दी। पैर की पट्टी बांध लो, ये जख्म सिर्फ बाहर के नहीं हैं, भीतर के भी हैं। मैंने सिर झुकाकर धन्यवाद दिया। हमने नाश्ता भी वहीं किया। सचिन की आंखें अब भी सुर्ख थीं, लेकिन मन में थोड़ी राहत थी। उस्ताद, सचिन बोला, हमारी जान तो बच गई, लेकिन जिनकी नहीं बची वो आज भी वहां हैं, और शायद वो सिर्फ इंसाफ मांग रहे हैं। मैंने ट्रक स्टार्ट किया। अब हमें उस नए सरकारी अस्पताल की ओर निकलना था, जहां ये बेड वाकई में पहुंचने थे। लेकिन अब हम केवल बेड ले जा रहे थे या हम साथ ले जा रहे थे, एक अधूरी कहानी की आवाज। सड़क अब थोड़ी साफ थी, पेड़ों की टहनियां पीछे छूट रही थीं और सूरज की किरणें धीरे धीरे आसमान पर लौट रही थीं। हवा में हल्की गर्मी थी, लेकिन मन में अब भी एक ठंडी सी बेचैनी बैठी थी। सचिन के पैर पर पट्टी बन चुकी थी, खून रुक गया था, पर उसकी आंखें अब भी थकी और डरी हुई थीं। मैंने ट्रक को सीधा नगर पंचायत हॉस्पिटल की तरफ मोड़ दिया। यही असली पता था जहां बेड पहुंचाने थे। करीब 2 घंटे की दूरी रही होगी। हम दोनों खामोश थे। उस्ताद, सचिन ने थोड़ी देर बाद धीमी आवाज में कहा, आपको नहीं लगता अभी भी कोई हमारे साथ है? मैंने सवाल को टालने की कोशिश की। तू थक गया है, आराम कर, अब सब ठीक है। लेकिन मन कह रहा था अब भी कुछ बाकी है। जब हम हॉस्पिटल के गेट पर पहुंचे तो वहां हलचल थी। मरीज, डॉक्टर, वार्ड बॉय, हर कोई अपनी जगह व्यस्त। हमें देखकर एक स्टाफ वाला दौड़ता हुआ आया। सर, आप ही लोग बेड लेकर आ रहे थे? मैंने सिर हिलाया। आपकी बहुत जरूरत थी। आज बेड नहीं आते तो 12 मरीज जमीन पर लेटे रहते। हमने ट्रक को हॉस्पिटल के पीछे स्टोर के पास खड़ा किया। स्टाफ के कुछ लड़कों ने रस्सी खोलनी शुरू की और एक एक करके बेड नीचे उतारने लगे। मैं और सचिन वहीं बगल में बैठ गए। तभी सचिन ने कोहनी से मेरा हाथ हिलाया। उस्ताद, देखो उस नर्स को। मैंने नजर घुमाई। एक नर्स वार्ड के गेट पर खड़ी थी, सफेद ड्रेस में, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस बच्ची का। हम दोनों उसकी तरफ देखते रहे। वो अंदर चली गई बिना हमारी तरफ देखे। क्या ये वही है? सचिन ने पूछा। मैंने सिर हिलाया। पता नहीं, शायद वो हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि अब हम वो सब देख चुके हैं। बेड उतारने का काम पूरा हुआ। हमें अंदर बुलाया गया साइन करवाने के लिए। एक क्लर्क ने साइन कराते हुए पूछा, आप लोग लेट कैसे हो गए? डिलीवरी कल रात की थी ना? मैंने उसकी तरफ देखा। हमें पुराने हॉस्पिटल का पता दे दिया गया था। वहां बहुत अजीब, मतलब सुनसान जगह थी। क्लर्क रुक गया। उसने धीरे से सिर झुकाया और बोला, वो हॉस्पिटल अब भी फाइलों में जिंदा है, पर असलियत में वो मरा हुआ है। सचिन ने साइन किए और बाहर निकल आया। मैं उसके पीछे पीछे निकला, लेकिन जैसे ही मैं हॉस्पिटल के मेन गेट तक पहुंचा, मैंने पीछे से किसी के कहने की आवाज सुनी, अंकल, मुझे अब भी दर्द होता है। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। बस एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे कोई बच्ची थी, वही लंबी छोटी, वही पुराने कपड़े। मैं वहीं खड़ा रह गया। सचिन पीछे मुड़कर आया, बोला, क्या हुआ उस्ताद? कुछ नहीं, पर मुझे अब समझ आ गया था, कुछ आत्माएं बस इंसाफ चाहती हैं, और जब तक उन्हें चैन नहीं मिलता वो जुड़ जाती हैं उनसे जो सच्चाई से टकरा चुके हैं। हम ट्रक में बैठ गए। इंजन स्टार्ट हुआ, लेकिन अब उसके साथ सिर्फ इंजन की आवाज नहीं थी। अब उसमें शामिल थी एक मासूम की सिसकी, एक माँ की चुप्पी, और हमारे दिल में घर कर चुका एक सवाल कि क्या हम फिर कभी वैसी रात देखेंगे? हॉस्पिटल में बेड डिलीवर करने के बाद मैंने ट्रक को धीरे धीरे हाईवे की तरफ मोड़ दिया। सचिन अब भी खामोश था। उसकी आंखों में नींद थी, लेकिन नींद से ज्यादा थकावट और एक ऐसा डर जो अब शायद उसकी रूह में बस चुका था।
हमने रास्ते में एक होटल के पास ट्रक रोका और कुछ घंटे वहीं आराम किया। सचिन बोला, उस्ताद मैं तो यहीं से अपने गांव चला जाऊंगा, कुछ दिन ट्रक नहीं चला पाऊंगा। मैंने उसका कंधा थपथपाया। जा बेटा, खुद को संभाल, जरूरत पड़ी तो फोन कर देना। अगले दिन सुबह करीब 10 बजे मैं घर पहुंचा। घर का दरवाजा वही पुराना लोहे वाला जिस पर मेरे बेटे ने कभी सफेद चौक से अपना नाम लिखा था, आज भी वो हल्का सा दिखता था। बीवी ने दरवाजा खोला। इतनी देर? फोन भी नहीं उठा रहे थे। थोड़ी परेशानी हो गई थी रास्ते में, मैंने हल्के से जवाब दिया। मैंने देखा घर में सब कुछ वैसा ही था। बच्चे स्कूल जा चुके थे। पत्नी ने चाय बनाई और मैं अपने कमरे में जाकर लेट गया। लेकिन जैसे ही लेटा, दीवार से कानों में कुछ फुसफुसाने जैसी आवाज आई। अंकल, मुझे अब भी दर्द होता है। मैंने आंखें खोल दी। कमरा एकदम शांत था। मैंने खिड़की के पर्दे हटाए। सूरज चमक रहा था। सब कुछ आम था, लेकिन मन कह रहा था कुछ है। शाम को जब सब घर लौट आए तो बच्चे मस्ती में थे। मैंने टीवी चलाया। बीवी खाना बना रही थी। तभी मेरी बेटी दौड़ती हुई आई। पापा, मैंने एक दीदी को देखा। वो बाथरूम में खड़ी थी। मुझे देख के हंसी और फिर गायब हो गई। मैंने उसे झिड़का, शायद तुम्हें वहम हुआ होगा। लेकिन मेरी उंगलियों में वही झंझनाहट शुरू हो गई थी जो उस रात अस्पताल के अंदर महसूस हुई थी। रात 12 बजे जब सब सो गए, मैं बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। तभी फिर वही आवाज, अंकल, मुझे अब भी दर्द होता है। इस बार आवाज कमरे के भीतर से आई थी। मैंने झट से बैठकर मोबाइल की टॉर्च जलाई। दीवार के कोने पर कुछ लिखा था, अब भी अधूरी हूं। मैंने दौड़कर पानी पिया। सांसें तेज हो रही थीं। दिमाग में बार बार वही बच्ची का चेहरा घूम रहा था। अब वो सिर्फ मुझे दिखती नहीं थी, वो मुझ में उतर चुकी थी। अगले दिन सुबह मंदिर गया। पंडित से सब बताया। उसने लंबी सांस लेकर कहा, तुम उसे उसकी मंजिल तक नहीं पहुंचा पाए। वो तुमसे जुड़ गई है। अब या तो तुम उसे मुक्ति दिलाओ या फिर उसकी पीड़ा के साथ जीना सीखो। मैंने पंडित से उपाय पूछा। उसने एक छोटा सा दिया, कुछ लाल चावल और एक मंत्र दिया। जहां उसकी आत्मा जुड़ी है वहां जाकर दिया जलाना और मन से क्षमा मांगना, तभी वो मुक्त होगी। अब मेरे पास 2 ही रास्ते थे, या तो खुद को पागलपन में डुबो दूं या उस लड़की को उसकी शांति वापस देने निकलूं। और मैंने ठान लिया, अब मैं लौटूंगा वहीं उसी पुराने अस्पताल में जहां सब शुरू हुआ था। सुबह के 5 बजे थे। अभी सूरज पूरी तरह निकला भी नहीं था, लेकिन मैं तैयार था। सिर पर एक छोटा बैग, जेब में लाल चावल की पुड़िया, तेल का दिया और पंडित द्वारा दिया गया वो मंत्र। घर के लोगों से बिना कुछ कहे मैं अपने ट्रक में चुपचाप बैठा और फिर उसी रास्ते की तरफ चल पड़ा। धनेरा रास्ते में हवा अलग थी। न डर था न घबराहट, बस एक अजीब सी जिम्मेदारी का बोझ कि आज जो होना है वो आखिरी बार होगा। करीब 3 घंटे का सफर तय करके मैं वापस उसी मोड़ पर पहुंचा जहां से वो टूटी सड़क, वो घना सन्नाटा और वो भूतिया अस्पताल शुरू होता था। ट्रक रोका। सामने देखा, अब भी गेट वैसा ही था, जंग खाया, टूटा सा, जैसे किसी ने सालों से छुआ ही ना हो। मैंने दिया और चावल हाथ में लिया। जेब में मंत्र की पुर्जी थी, पर वो जरूरत शायद नहीं पड़ेगी क्योंकि अब मैं उसे मन से बोलने लगा था। अस्पताल के अंदर कदम रखते ही हवा की चाल बदल गई। कोई देख नहीं रहा था, लेकिन ऐसा लगा जैसे बहुत सी आंखें मुंह पर टिकी हुई हों। मैं सीधा उस हॉल में पहुंचा जहां उस रात वो बच्ची खड़ी थी। वहां अब सब शांत था। टूटे पलंग, छत से लटकता पंखा, दीवार पर जमी काई और उस कोने में जहां उसने खड़े होकर सिर्फ मुस्कुराया था। मैं वहीं बैठ गया। दिया जलाया, लाल चावल रखे और आंखें बंद करके धीरे धीरे मंत्र बोलना शुरू किया। एयुएम निलयाय नमः, एयुएम शांतये आत्माय स्वाहा, एयुएम करुणा देवी नमः। हर मंत्र के साथ कमरे की हवा थोड़ी भारी होती जा रही थी और तभी वो सामने आ गई। वही बच्ची, फटे कपड़े, बिखरे बाल और आज उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं, सिर्फ खामोशी थी। वो धीरे धीरे मेरे पास आई। मैंने आंखें बंद रखी, मंत्र जारी रखा, एयुएम मुक्तिम प्रयच्छ आत्माय स्वाहा। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा, सिर्फ एक पल को, और वो हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। मेरे पूरे शरीर में एक झटका सा लगा, लेकिन मैं रुका नहीं। मंत्र पूरा होते ही मैंने आंखें खोली। वो गायब थी। कमरे में अब वो सन्नाटा नहीं था जो डराता है। अब एक शांति थी, जैसे कोई बंधी हुई चीज अब आजाद हो गई हो। मैंने दिया वहीं छोड़ दिया। चावल की कुछ बूंदें हवा में उड़ गईं और जब मैं मुड़ा, गेट की तरफ वही औरत खड़ी थी,
उसके हाथ में दांतली नहीं थी, चेहरा शांत था और वो देख रही थी बिना कुछ कहे। मैंने सिर झुकाया। माफ कर दो, मुझसे जो हो सका मैंने किया। उसने कुछ नहीं कहा, बस एक पल को अपनी आंखें बंद की और जैसे ही मैंने दोबारा देखा वो भी जा चुकी थी। अब अस्पताल सिर्फ एक पुरानी इमारत थी, ना कोई परछाई, ना कोई आवाज, ना कोई गुर्राहट, बस टूटे पलंग, दीवारों की चुप्पी और एक मुकम्मल सुकून। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और धीरे धीरे वहां से निकल पड़ा। पीछे देखा, अब कोई नहीं था। पुराने अस्पताल से लौटे हुए 2 दिन हो चुके थे। मैंने अब ट्रक भी छोड़ दिया था। बीवी ने कहा, कुछ दिन आराम करो, मन और शरीर दोनों थक गए हैं। बच्चे अपनी दुनिया में थे, घर अब सामान्य चल रहा था, लेकिन हर चीज सामान्य होकर भी थोड़ी अलग लग रही थी। सुबह की चाय वही थी, लेकिन स्वाद में कुछ भारीपन था। रात की नींद आती थी, लेकिन सपने अधूरे रह जाते थे। दीवारें चुप थीं, लेकिन उनके पीछे से कभी कभी कुछ सुनाई देता था। एक दिन दोपहर में मैं छत पर बैठा था। तेज धूप थी, आसमान नीला। तभी मेरी बेटी ऊपर आई। पापा, वो दीदी फिर आई थी। कल रात मेरे पलंग के पास बैठी थी, कह रही थी अभी सब खत्म नहीं हुआ। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या कहा उसने? यही, अब मेरी मम्मी तुम्हारे साथ रहना चाहती हैं। उसके शब्द सुनते ही मेरी रीढ़ की हड्डी सुन्न हो गई। मैंने खुद से कहा था मैंने उसे मुक्ति दी थी, लेकिन शायद सिर्फ बच्ची की आत्मा मुक्त हुई थी। मां अब भी बंधी थी, बेटी से अलग होकर। रात में मैंने वो पुर्जी फिर से निकाली जिस पर मंत्र लिखा था, लेकिन इस बार मन कह रहा था कि मंत्र से कुछ नहीं होगा। इस बार बात सिर्फ आत्मा की नहीं थी, ये एक मां की पुकार थी। रात 2 बजे जब सब सो चुके थे, मैं उठा और मंदिर के सामने बैठ गया। दिया जलाया, आंखें बंद की, कुछ नहीं बोला, बस मन ही मन कहा, तू अगर साथ रहना चाहती है तो रह ले, लेकिन मेरी बेटी को मत छूना, उसकी हंसी को मत छीनना। तभी कमरे में हवा चलने लगी। दिया एक बार झपका, फिर शांत हो गया। मैंने महसूस किया जैसे किसी ने सिर पर हाथ रखा हो। न तो डर था, न सुकून, बस एक मौन, जैसे कोई बात कहकर जा चुका हो। अगली सुबह मेरी बेटी ने कहा, पापा, वो दीदी अब नहीं आई, लेकिन जब गई तो कहती गई, अब मैं अपनी मम्मी को मिल गई हूं। मैंने खिड़की से बाहर देखा। धूप पहले से ज्यादा साफ थी, हवा में अब बदबू नहीं थी और मन में एक गहराई से उठती हुई शांति थी। करीब 1 महीना हो गया था। सब कुछ सामान्य लगने लगा था। मन शांत, घर खुशहाल, ट्रक स्टैंड पर चहल पहल। एक दिन मालिक ने कॉल किया, योगेंद्र भाई, अब तो काफी दिन हो गए आराम करते, एक लोडिंग का काम है, चल पाओगे? मैंने बिना कुछ सोचे हाँ कर दी। नई सप्लाई है, आईसीयू की मशीनें और स्ट्रेचर, खरगोन से बड़वानी जिला अस्पताल तक। नया खलासी भेज रहे हैं तुम्हारे साथ, नाम है राकेश। अगली सुबह 8 बजे लोडिंग हो गई। राकेश एक दुबला पतला सीधा साधा लड़का था। शुरुआत में ज्यादा नहीं बोला, बस अपना सामान ट्रक के पीछे रखा और खामोशी से आकर बगल में बैठ गया। मैंने इंजन स्टार्ट किया। सड़कें जानी पहचानी थीं, पर सफर अब कुछ अलग सा लग रहा था। करीब 2 घंटे बाद जब रास्ता थोड़ा वीरान हुआ, राकेश ने पहली बार मेरी तरफ देखा और बोला, भैया आपसे कुछ पूछूं? हाँ पूछ। कभी आपने ट्रक में कुछ ऐसा देखा है जो इंसान ना हो? मैंने एक पल को स्टीयरिंग कसकर पकड़ा, सांसें धीमी हो गईं। फिर पूछा, तू क्यों पूछ रहा है? राकेश की आंखें डबडबाई हुई थीं। कल रात मैंने सपने में देखा, ट्रक के पीछे कोई और बैठा है, सफेद कपड़े में एक औरत। उसे देखकर लगा जैसे मैं उसे पहले भी कहीं देख चुका हूं, पर याद नहीं आ रहा कहां। मैंने ट्रक एक किनारे रोका, इंजन बंद किया। बैठ ठीक से, अब सब साफ साफ बता, राकेश ने कहना शुरू किया। मैं 2 महीने पहले एक और ट्रक में खलासी था। उस ट्रक का ड्राइवर एक रात धनेरा से होकर गया था। उसी रात से उसके साथ अजीब चीजें होने लगी। वो चुप रहने लगा, नींद में बड़बड़ाता, और फिर एक दिन ट्रक में ही उसकी मौत हो गई। उसके बाद मैं कभी उधर नहीं गया, पर आजकल वो औरत मेरे सपनों में आने लगी है। मैंने उसकी बात सुनी और मेरी रूह कांप उठी। वो औरत, मैंने धीरे से कहा। उसके चेहरे पर दांतली के निशान थे। राकेश ने चौंक कर देखा। हाँ, आप कैसे जानते हैं? अब मुझे यकीन हो गया था, वो आत्मा अब किसी और से जुड़ चुकी है। शायद मेरे बाद उसने उस ट्रक ड्राइवर को चुना। और अब राकेश, मैंने तुरंत ट्रक स्टार्ट किया।
कहां जा रहे हैं भैया? मंदिर। कहीं ना कहीं ये कड़ी फिर से वही कहानी दोहराने जा रही है और मैं ये दोहराने नहीं दूंगा। हम रास्ते से हटकर एक छोटे गांव के मंदिर पहुंचे। वहां एक बुजुर्ग साधु थे, शांत गहरी आंखों वाले। मैंने पूरा किस्सा उन्हें बताया। उन्होंने मंत्र सुना, राकेश की हथेली पर देखा और कहा, जिस आत्मा से तुम बचे थे उसने अब किसी और को पकड़ लिया है, लेकिन ये आत्मा अब उतनी भटकती नहीं, बस एक सहारा ढूंढती है। अगर राकेश सच से भागेगा तो वो आत्मा उसे निगल जाएगी, लेकिन अगर सच को अपनाएगा तो शायद वो आत्मा हमेशा के लिए शांत हो जाए। मैंने राकेश का कंधा पकड़ा। डर मत, ये कहानी तुझसे शुरू नहीं हुई है, लेकिन शायद तुझसे खत्म हो सकती है। हम दोनों वहां से निकल पड़े, पर अब राकेश अकेला नहीं था और ना मैं। अब ये सिर्फ एक डर नहीं, एक वादा था कि जो अधूरी आत्मा भटक रही है उसे उसकी शांति तक पहुंचाया जाएगा। मंदिर से लौटने के बाद मैं और राकेश चुपचाप ट्रक में बैठे रहे। हम दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई, पर एक बात तय हो चुकी थी, अब जो कुछ करना है आज ही करना है। हमने तय किया कि उसी रात हम फिर से धनेरा के पुराने अस्पताल तक जाएंगे, लेकिन इस बार हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। साधु ने हमें कुछ चीजें दी थी, एक लाल धागा, एक मिट्टी का दिया जिसमें सरसों का तेल था और एक छोटा तांबे का घंटा। साथ ही उन्होंने सिर्फ एक बात कही थी, जाकर उसके सामने बैठ जाना, जो अधूरी है वो खुद सामने आएगी। डरना मत, उसका अंत डर नहीं, समझ है। रात के 11 बज चुके थे। हम ट्रक को उसी रास्ते पर ले जा रहे थे जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। धनेरा का वीरान अस्पताल अब सामने था, वैसा ही टूटा, खामोश और अंधेरा, लेकिन आज कुछ अलग था। हम भागने नहीं आए थे, हम सुनने आए थे। हम दोनों ट्रक से उतरे। राकेश के हाथ में दिया था, मेरे हाथ में घंटा। अंदर घुसते ही वो जानी पहचानी ठंडक शरीर में उतरने लगी, लेकिन अब दिल कांपा नहीं, बस थोड़ा भारी हुआ। हम वहीं पहुंचे जहां पहली बार मैंने उसे देखा था। वही कोना, वही सन्नाटा, वही इंतजार। राकेश ने दिया जलाया, मैंने घंटा धीरे से बजाया। आवाज कमरे की हर दीवार में गूंजने लगी और तभी वो फिर आई। इस बार कोई डरावनी एंट्री नहीं थी, न चीख न गुर्राहट, बस वो औरत सामने आकर खड़ी हो गई। चेहरा शांत, लेकिन आंखें अब भी भरी हुई। दांतली उसके हाथ में नहीं थी, बस खाली हथेलियां थी, जैसे वो कुछ मांग रही हो। राकेश एकदम जम गया। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। देख, अब तुझसे कुछ नहीं चाहिए इसे, अब ये बस जाना चाहती है, लेकिन बेटी से अलग नहीं। हमने दिया उस औरत के पैरों के पास रख दिया। राकेश ने कांपती आवाज में कहा, अगर आप चाहें तो मेरे सपनों में मत आइए, मैं हर साल आपके लिए दिया जलाऊंगा। और तभी कमरे में हल्की हवा चली, दिया की लौ एक बार लहराई और वो औरत धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी। इस बार कोई चीख नहीं थी, बस एक शांत मुस्कान थी उसके चेहरे पर। और जब वो पूरी तरह गायब हुई तो हमें लगा जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ हमारे सीने से उतर गया हो। हमने गेट से बाहर निकलते हुए एक बार पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन हवा में अब भी हल्की सी चंपा की खुशबू तैर रही थी। शायद वो लड़की और उसकी माँ अब एक साथ थी और आखिरकार आजाद। हम ट्रक में बैठे। राकेश बोला, भैया ये कहानी यहीं खत्म हो गई। मैंने मुस्कुराकर कहा, शायद नहीं, कहानियां खत्म नहीं होती बेटा, बस चुप हो जाती हैं, और जब कोई उन्हें फिर से सुनना चाहता है वो दोबारा लौट आती है। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां में आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों।